everyone. So welcome back dear all. आज हम फिर से कुछ जो रिमेनिंग इक्वेशंस हैं उनको फिर से डिड्यूस करेंगे। कुछ इक्वेशन जो छोटी हुई हैं प्रीवियसली हमने पिछले लेक्चर में कुछ को डिड्यूस किया, कुछ इक्वेशंस छोटी हैं उनको हम आज डिड्यूस कर लेते हैं। सो टुडे लेक्चर नंबर 3 ऑफ द सीरीज ऑफ कैशियस स्टेट ऑफ द मैटर। तो आज हम कुछ रिमेनिंग लॉस को डिड्यूस करेंगे विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक गैस इक्वेशन। सो आइए कर लेते हैं डिड्यूस। सो हियर इज द लॉ, एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ हमारा छूट रहा था, तो एवोगैड्रो लॉ को हम डिड्यूस कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक गैस इक्वेशन। काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या होती है? पीवी इक्वल्स टू 1/3 mc²। इस तरीके से हमने ड्राइव करी थी। तो बेसिक डेफिनेशन क्या है एवोगैड्रो लॉ की, एक बार फिर से देख लेते हैं। ये स्टेटमेंट कहता है कि अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर equal volumes of all the gases will contain equal number of molecules। क्या कहता है स्टेटमेंट? इसकी स्टेटमेंट बोलती है कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर की सिमिलर कंडीशन हो और दो या दो से अधिक गैसेस के जो वॉल्यूम्स हैं वो सेम रखे जाएं, तो उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो भी कैसे होंगे? सेम होंगे। ये स्टेटमेंट है इस लॉ का। अब इस स्टेटमेंट को हम प्रूव करेंगे। सो लेट्स कंसीडर। इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हम कंसीडर कर लेते हैं। लेट्स कंसीडर एनी टू गैसेस अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक गैस इक्वेशन। हम क्या जानते हैं? कोई भी दो गैसेस हैं, दो गैसेस के लिए मान के चल लिया हमने, पहली जो गैस है उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? n1 होंगे। पर मॉलिक्यूल का जो मास होगा वो क्या होगा? m1 होगा। c1 वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे। जितना वॉल्यूम कंटेन करेगी गैस वो वॉल्यूम है v1। जितना प्रेशर कंटेन कर रही है गैस वो प्रेशर क्या है? p1। सो यूजिंग काइनेटिक गैस इक्वेशन हम लिखेंगे गैस फर्स्ट के लिए, फॉर द फर्स्ट गैस p1 v1 इक्वल्स टू 1/3 m1 n1 इंटू बेस c1²। सिमिलरली हम लिखेंगे सेकेंड गैस के लिए, जिसका प्रेशर होगा p2, वॉल्यूम होगा v2, मास होगा m2 और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें n2, और उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो c2 वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे। सो p2 v2 इक्वल्स 1/3 m2 n2 इंटू c2²। इक्वेशन बनी 1 एंड 2। सिमिलरली जो स्टेटमेंट है, जो स्टेटमेंट दिया हुआ है एवोगैड्रो ने, एवोगैड्रो स्टेटमेंट कहता है कि प्रेशर दोनों गैसेस के कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए। और वॉल्यूम भी कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो प्रेशर कंडीशन से P1 इज इक्वल्स टू P2, थर्ड इक्वेशन। वॉल्यूम कंडीशन से V1 इक्वल्स V2, चौथी कंडीशन। जब इन थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को कंबाइन करेंगे, दो इक्वेशंस को कंबाइन करने का ये नियम होता है लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड के साथ मल्टीप्लाई, राइट साइड का राइट साइड के साथ मल्टीप्लाई। कभी भी जब इक्वेशन को कंबाइन किया जाता है, लेफ्ट हैंड साइड के जितने भी टर्म्स हैं उन सबको मल्टीपल किया जाता है आपस में, राइट हैंड साइड के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सबको मल्टीपल किया जाता है आपस में। कंबाइनिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ वी विल गेट P1 इंटू V1 इज इक्वल्स टू P2 इंटू V2। इसको नाम दे दिया 5 नंबर। सो अब हम देख रहे हैं कि P1 V1 और P2 V2 ये दोनों चीजें हमें मिली, जो कि इक्वेशन 1 और 2 की क्या है? लेफ्ट हैंड साइड है। इक्वेशन 1 और 2 की लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गई? दोनों बराबर हो गई है इक्वेशन 5 के अकॉर्डिंग। So now since left hand side of the equation 1 and 2 are equal, hence right hand side should also be equal। जब जिस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगी, किन्हीं भी दो इक्वेशन की जब लेफ्ट हैंड साइड्स बराबर हो जाएंगी, तो ऑब्वियस है कि उसकी जो राइट हैंड साइड्स होंगी वो भी बराबर होनी चाहिए। तो हमने क्या किया? इक्वेशन 1 और 2 से राइट हैंड साइड्स को बराबर किया। सो 1/3 से 1/3 यहाँ पे कैंसिल हो गया। m1 n1 इंटू c1² बराबर m2 n2 इंटू c2²। नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 6। सो फर्दर इसी में अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द पोस्टुलेट ऑफ द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैसेस की जो हमने पोस्टुलेट पढ़ी थी स्टार्टिंग में, उनमें से एक पोस्टुलेट ये भी कहती है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होगी विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेंपरेचर ऑफ द गैस। ये कहती है देन
देन हम जाएंगे एवोगैड्रो लॉ के स्टेटमेंट पे। एवोगैड्रो का स्टेटमेंट कहता है कि टेम्परेचर भी कैसे होते हैं दोनों गैसेस के, सिमिलर अगर रखे जाए तो उन्होंने कहा कि T1 बराबर होगा T2 के, और T1 अगर T2 के बराबर होगा, चूंकि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, और T1 एब्सोल्यूट टेम्परेचर दोनों गैसेस के जब बराबर हो गए हैं, तो काइनेटिक एनर्जी भी दोनों गैसेस की बराबर होंगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था। काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है के इंटू पे टी। के कोई कांस्टेंट है, जब इसको हटाएंगे तो के इंटू टी, के तो कांस्टेंट है, दोनों में सेम रहेगा, तो T1 इंटू T2 के बराबर आएगा। और T1 और T2 दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। T1 T2 जब बराबर हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो टेम्परेचर की कंडीशन बराबर होने पे काइनेटिक एनर्जी दोनों गैसेस की या दो से अधिक गैसेस की बराबर हो जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला प्रीवियसली हमने क्या पढ़ा था, हाफ एम सी स्क्वायर। हाफ एम सी स्क्वायर के अकॉर्डिंग फर्स्ट गैस के लिए और सेकंड गैस के लिए हम वैल्यू डालेंगे। तो हाफ फर्स्ट गैस के लिए m1 इंटू C1 का स्क्वायर इक्वल्स हाफ सेकंड गैस के लिए m2 इंटू C2 स्क्वायर। तो इससे हमें क्या मिला, हाफ से हाफ कैंसिल कर दो, m1 C1 स्क्वायर इक्वल्स टू m2 C2 स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 7। अब जो प्रीवियस 6 नंबर इक्वेशन थी हमारी, उस इक्वेशन को आप जब इस इक्वेशन से डिवाइड करोगे तो m1 C1 स्क्वायर इधर से कट जाएगा, इधर बचेगा आपका सिंपल m1, और इससे कट जाएगा m2 इंटू C2 स्क्वायर, उधर बचेगा m2। सिंपल यही एवोगैड्रो का लॉ कहता है। दिस इज द बेसिक स्टेटमेंट ऑफ द एवोगैड्रो लॉ, कि अगर वॉल्यूम बराबर हो और टेम्परेचर प्रेशर भी सेम हो तो क्या हो जाएगा, उन गैसेस के जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो सेम हो जाएंगे। फर्दर सेकंड लॉ इज डाल्टन लॉ ऑफ द पार्शियल प्रेशर्स। डाल्टन लॉ ऑफ द पार्शियल प्रेशर को हम क्या करेंगे, डिराइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक गैस इक्वेशन। तो डाल्टन लॉ क्या बताता है, इसका जो स्टेटमेंट है एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट कहता है कि if a number of gases which do not react chemically with one another are enclosed together in the same vessel, the total pressure exerted by the mixture of the gases is the summation of their partial pressures. That is, the pressures which each gas would exert if present alone in the same vessel. स्टेटमेंट कहता है कि किसी भी मिक्सचर में कितनी भी आप गैसेस लो, एक गैस जितना प्रेशर लगा रही होगी इंडिविजुअल, और दूसरी गैस जितना प्रेशर लगा रही होगी इंडिविजुअल, तीसरी गैस जितना प्रेशर लगा रही होगी इंडिविजुअल, उन सभी के इंडिविजुअल प्रेशर का समीशन टोटल मिक्सचर का प्रेशर बनेगा। दैट इज मैथमेटिकली हम कह सकते हैं कि P यानी मिक्सचर का प्रेशर कैपिटल P इज इक्वल्स टू प्रेशर स्मॉल p1, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 1 plus partial pressure of the gas P2 and so on nth gas, जहां पे P is the total pressure exerted by the mixture and these are partial pressure of the individual gases। अब हम इसको डिड्यूस करेंगे विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक गैस इक्वेशन। काइनेटिक गैस इक्वेशन का फिर से स्टेटमेंट हमने एक बार लिखा, PV बराबर क्या होता है 1/3 mc स्क्वायर। इस इक्वेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, इस वॉल्यूम से हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया है। तो PV बराबर 1/3 mc स्क्वायर को लिखा हमने, P बराबर 1/3 mc स्क्वायर अपॉन पे V वॉल्यूम, वॉल्यूम को राइट हैंड साइड ले गए डिविडेंड में। फर्दर इफ ओनली फर्स्ट गैस इज इनक्लोज्ड इन द वेसल, कंसीडर करेंगे कि पहले एक ही गैस रखी गई है जिसका वॉल्यूम V था, वॉल्यूम तो अब भी वही है, कंटेनर सेम है, उसमें नंबर ऑफ गैसेस डाली जा रही 1/1। तो वो पार्शियली कितना प्रेशर लगा रही होगी, इसका इंडिविजुअल इसका जो प्रेशर होगा वो P1 होगा, P1 1/3, इसका अपना मास, इसके अपने मोल्स मॉलिक्यूल्स एंड इसकी अपनी वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। इसी तरीके से जब केवल दूसरी गैस भरी जाएगी तो उसका अपना इंडिविजुअल P2 बराबर 1/3 m2 into C2 स्क्वायर अपॉन पे भी। देन लास्टली इफ बोथ द गैसेस आर इनक्लोज्ड इन द सेम वेसल, दोनों गैसेस को जब एक साथ उस वेसल के अंदर डाल दिया जाएगा तो दोनों गैसेस मिलकर कितना प्रेशर लगा रही होंगी, दोनों का प्रेशर विल बी द टोटल प्रेशर, क्योंकि हमने दो ही गैसेस उसके अंदर कंटेनर के अंदर रखी हुई। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, लेट अस कंसीडर ओनली
टू गैसेस, हम केवल दो ही गैसेस को कंसिडर करके चल रहे हैं वेसल के अंदर। तो P इज इक्वल टू 1/3 m1 n1 c1 स्क्वायर अपॉन पे b प्लस 1/3 m2 n2 c2 स्क्वायर अपॉन पे b, जो कि ये जो वैल्यूज हैं वो क्या है, P1 के बराबर है और ये वैल्यू P2 के बराबर है। सिमिलरली फॉर मोर देन टू गैसेस इट विल बी इक्वल टू दिस प्लस P3 प्लस P4 डॉट डॉट टू प्लस Pn। इस तरीके से जितने भी प्रेशर होंगे, ये बहुत ही आसान सी चीज है, सिंपल, जितनी भी गैसेज होंगी वो अपना इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर लगाएंगी, सबके प्रेशर को जोड़ दीजिए, टोटल आपको कंटेनर का प्रेशर मिल जाएगा या गैस के मिक्सचर का प्रेशर मिल जाएगा। सिमिलरली हम क्या करते हैं, डिड्यूस करते हैं ग्राहम लॉ ऑफ द डिफ्यूजन को। ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ग्राहम का लॉ क्या कहता है, ग्राहम लॉ का क्या कहता है, इसका स्टेटमेंट हम देख लेते हैं। स्टेटमेंट है, अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, जबकि टेम्परेचर और प्रेशर सेम हो जाए तो क्या हो जाएगा, द रेट्स ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द डिफरेंट गैसेस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटीज। मैथमेटिकली हम कहें तो R इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है D के, यानी R1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D1, R2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D2। दैट इज दो गैसेस के लिए जब हम लिखेंगे R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू अंडर रूट पे D2 अपॉन D1। ये बेसिक स्टेटमेंट है ग्राहम लॉ। तो रिड्यूस कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक गैस इक्वेशन। बार बार हम इसी को लिखेंगे क्योंकि हम इसी इक्वेशन से रिड्यूस कर रहे हैं सारी चीजों को। तो Pv बराबर क्या हो जाता है, 1/3 mn c²। दिस इज द बेसिक स्टेटमेंट। और Mn को हमने पहले भी क्या लिखा था, टोटल मास ऑफ द गैस, m मॉलिक्यूल का मास इनटू पे टोटल मॉलिक्यूल्स, तो टोटल क्या हो जाता है, टोटल मास 1/3 Mn बराबर कर दिया कैपिटल M इनटू c²। अब सॉल्व करेंगे जब इसको तो 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दो Pv में, तो c² बराबर हो जाएगा थ्राइस ऑफ द Pv अपॉन पे कैपिटल M। दिस इज इक्वल टू, इस v को m के नीचे ले जाइए, को m के नीचे ले जाइए, जब मल्टीप्लाई करते हैं फ्रैक्शन ऑफ द फ्रैक्शन का, तो ये 1 का 4 के साथ मल्टीपल होता है, 2 का 3 के साथ, तो ये जो v है इसके नीचे चला जाएगा m के, तो यहाँ बचा 3p अपॉन पे m अपॉन v। अब ये क्या बन गया, m अपॉन पे v, m अपॉन पे v यानी मास अपॉन पे वॉल्यूम। मास अपॉन पे वॉल्यूम किस चीज की डेफिनेशन है, इट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ द गैस। सो हमने इसको क्या लिख दिया, स्मॉल d से लिख दिया जो कि डेंसिटी, तो 3p अपॉन पे d। स्क्वायर हटाया, राइट साइड पे स्क्वायर रूट लगाया, तो c इक्वल्स टू 3p अपॉन पे d। बट द ग्रेटर द वेलोसिटी ऑफ द गैस, द ग्रेटर विल बी द रेट ऑफ डिफ्यूजन। ये भी इसी लॉ का स्टेटमेंट है। ग्राहम लॉ ही इस बात को बताता है कि जितनी ज्यादा वेलोसिटी हमारी गैस की होगी उतनी ही ज्यादा उसकी रेट बढ़ेगी, यानी रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसकी वेलोसिटी। वेलोसिटी बढ़ेगी तो रेट बढ़ेगी, दैट इज R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। तो जब R इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कांस्टेंट C यानी वेलोसिटी के, तो हम C को R से रिप्लेस कर सकते हैं, वेलोसिटी को उसकी रेट से रिप्लेस कर सकते हैं। C को R से हमने रिप्लेस किया तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट पे 3p अपॉन पे d, यानी हेंस, क्योंकि इस लॉ का स्टेटमेंट कहता है अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, तो यहाँ पे जो टर्म आ रही है प्रेशर की ये कांस्टेंट हो जाएगी। 3 एक नंबर है, कांस्टेंट रहेगी, तो 3 भी नंबर है वो भी कांस्टेंट है, p प्रेशर भी कांस्टेंट कर दिया, तो क्या बचेगा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट पे 1 अपॉन पे d। ये तो स्टेटमेंट कहता है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है किसी भी गैस की इन एनी मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी ऑफ द गैस। ये प्रूव हो गया। Similarly, deduction of the molecular velocities from kinetic gas equation। molecular velocity क्या होती है, एक molecular velocity होती है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी या रूट मीन स्क्वायर स्पीड, दोनों ही बातें सिमिलर हैं। तो यहाँ पे molecular velocities के लिए रूल जो फॉर्मूला है डिराइव कर लेते हैं यूजिंग काइनेटिक गैस इक्वेशन। काइनेटिक गैस इक्वेशन कहती है Pv बराबर 1/3 mc²। इसको हमने क्या किया, रिफॉर्म किया, इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया, 3 का मल्टीप्लाई Pv में अपॉन पे m इंटू n को, अभी हमने क्या लिखा था, m लिखा था, यहाँ पे फिर से m लिख दिया, तो c² बराबर बन गया 3Pv अपॉन पे m। ये इतनी ही बात है अभी तक। अब हम क्या करेंगे, कंसीडर कर रहे हैं
डिडक्शन के लिए, इफ 1 मोल ऑफ द गैस इज टेकन, जो भी हम गैस कंसीडर करके चल रहे हैं, जिसकी मोलिकुलर वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है, उसका सिर्फ 1 मोल लिया गया, तो m विल बी इक्वल टू द मोलर मास ऑफ द गैस। ये जो m है टोटल मास में होकर खुद मोलर मास हो जाएगा उस गैस के लिए, अगर एक ही मोल लिया जाए। तो c स्क्वायर जो लगा हुआ है इसको स्क्वायर रूट बना दो राइट साइड पे ले जाके, थ्राइस ऑफ pb अपॉन pm। अब ये जो m है ये मोलर मास बन गया है 1 मोल ऑफ द गैस के लिए। अब हम जानते हैं कि फॉर एन आइडियल गैस एंड फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस pb इक्वल टू क्या होता है, RT के बराबर होता है। तो pb की जगह पे यहाँ पे हम RT डाल देंगे इस इक्वेशन में, तो ये c बराबर हमें नया रिलेशन मिल जाएगा √3RT अपॉन pm। तो c यानी c को हम RMS भी लिख सकते हैं, दिस इज द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो c बराबर होता है √3RT अपॉन m। ये एक फॉर्मूला है, ये दूसरा फॉर्मूला है, ये दोनों ही फॉर्मूले मोलिकुलर वेलोसिटी के लिए हैं। जबकि प्रेशर वॉल्यूम दिया हो तब ये यूज करोगे, अगर टेम्परेचर दिया हो तो ये फॉर्मूला यूज करोगे, आर तो कांस्टेंट होती है और मास तो गिवन होगा ये गैस के केस में। एंड इस फॉर्मूले को नंबर 1 को हम फिर से कैसे लिख सकते हैं, C इज टू 3p अपॉन पे m अपॉन b, जो पिछले केस में लेके गए थे, इस b को m के नीचे ले गए। तो जब m के नीचे ले जाएंगे तो m अपॉन b क्या हो जाएगा, डेंसिटी हो जाएगी, तीसरा फॉर्मूला। एंड दीज ऑल दीज 3 इक्वेशंस आर यूज्ड टू कैलकुलेट रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज डिपेंडिंग अपॉन द गिवन कंडीशन इन योर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। जैसे अगर आपको डेंसिटी दे रखी है गैस की तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, सिंपल डेंसिटी और प्रेशर गिवन है। अगर हमें टेम्परेचर गिवन है तो हम ये यूज करेंगे, अगर हमें प्रेशर और वॉल्यूम गिवन है तो फॉर्मूला नंबर 1 यूज करेंगे। तीनों ही फॉर्मूले रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए। एंड सिमिलरली हम कैलकुलेट करते हैं, लास्ट फॉर्मूला होता है जो डिड्यूस करते हैं हम इस केस में काइनेटिक गैस इक्वेशन से। लास्ट फॉर्मूला है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। सो काइनेटिक एनर्जी देखिए क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mc², या इसको हम हाफ mc² भी लिखते हैं। हाफ mc² को ही तो mc² लिखा जाता है, ठीक है। देन काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या कहती है, pv बराबर 1/3 mc²। इस फॉर्मूले को रिकंस्ट्रक्ट करें, mc² बराबर थ्राइस ऑफ pv, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया इधर pv। अब क्या करो, 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, 2 से हमने दोनों तरफ डिवाइड किया, इधर हो गया 1/2 mc², इधर हो गया 3/2 pv। तो हाफ mc² किसके बराबर हो जाएगा, ये काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा। तो ये काइनेटिक एनर्जी होगी 3/2 pv। एक फॉर्मूला आपको मिल गया ये काइनेटिक एनर्जी का। अगर प्रेशर वॉल्यूम दे रखे हो तो काइनेटिक एनर्जी आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करोगे। सिमिलरली फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस pv बराबर RT, तो pv की जगह पे RT रख दो, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगी 3/2 RT। इसी प्रकार से एवरेज एनर्जी अगर कैलकुलेट करनी है हमें पर मोलिक्यूल के केस में, पर मोलिक्यूल ऑफ द गैस, तो काइनेटिक एनर्जी पर मोलिक्यूल डिवाइड करी जाएगी n0 एवोगैड्रो नंबर से। तो काइनेटिक एनर्जी ये वाली वैल्यू आप उठा सकते हैं यहाँ से, काइनेटिक एनर्जी बराबर 3/2 RT पर मोल के केस में डिवाइडेड बाई n0, n0 क्या, एवोगैड्रो नंबर। तो इसको हम फिर से ऐसे लिख सकते हैं, 3/2 अलग कर लिया, R के अपॉन पे n0 को ले गए, T को अलग कर दिया। क्योंकि R कांस्टेंट होती है और n0 ये वैल्यू भी कांस्टेंट होती है, तो इसको एक नया कांस्टेंट हमने नाम दे दिया। नया कांस्टेंट हमने क्या लिख दिया, K। नया कांस्टेंट हमने इसको K बोल दिया, और इस K को हम KB भी लिखते हैं, KB भी लिखते हैं। तो ये 3/2 KT हो गया, यानी काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल क्या हो गया आपकी 3/2 KT। पर मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी पूछी जाएगी तो ये फार्मूला लगाना है। सिंपल काइनेटिक एनर्जी पूछी जाएगी 1 मोल ऑफ द गैस के लिए तो 3/2 RT लगाना है, और सिंपल पूछी जाएगी जबकि PV दिया रखा हो तब ने ये फॉर्मूला लगाना है। तीनों ही फॉर्मूले काइनेटिक एनर्जी के केस में लगते हैं। जहां पे K कौन सा कांस्टेंट है, K इज इक्वल टू R अपॉन पे n0 व्हिच इज कॉल्ड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। K जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहलाता है। ये आपके डिडक्शंस थे, जितने भी काइनेटिक गैस इक्वेशन से जो रिलेशंस डिराइव किए जाते हैं या डिड्यूस किए जाते हैं वो सारे रिलेशंस ये थे। फर्दर हम मैक्सवेल का वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन और उसके आगे के जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।
आपका धन्यवाद। इसी तरीके से आप जो है सुनते रहें, जुड़े रहें, कनेक्टिविटी बना के रखें। आपकी ये सीरीज बहुत अच्छे से कंप्लीट होने वाली है। इसी प्रकार से आपके जितने भी रिलेशंस हैं, जो जो भी चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों को आपको फिंगर टिप्स पे करवा दिया जाएगा। सो थैंक यू।